नमस्कार। आज हम करेंगे आदिकाल का सीमा निर्धारण। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने किया था आदिकाल का नामकरण, उससे पहले आदिकाल की परिस्थितियाँ हमने कर ली थी। आज हम शुरू करेंगे आदिकाल सीमा निर्धारण कि जिस प्रकार इसका नाम अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिया है, उसी प्रकार इसका जो सीमा निर्धारण है, इसकी जो सीमा है, काल निर्धारण है, वो भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ही बताया है। ठीक है, कोई निश्चित नहीं है इसके सीमा निर्धारण को लेकर। इस प्रकार नामकरण का प्रश्न है आज भी लटका हुआ है कि सही नाम क्या होगा, उस प्रकार इसका आदिकाल का जो सीमा निर्धारण है वो भी इसी प्रकार से लटका हुआ है कि सही इसका जो सीमा निर्धारण है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। तो आज हम शुरू करते हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा हम देखेंगे कि सीमा निर्धारण उन्होंने क्या क्या बताया है आदिकाल के बारे में। तो देखो, पहले आता है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने जो इसका काल निर्धारण किया है वो उन्होंने दो भागों में बांट दिया है। पहला पूर्वारंभिक काल और दूसरा उत्तरारंभिक काल में। और पूर्वारंभिक काल का जो सीमा निर्धारण वो इन्होंने किया है 700 से 1343, और जो उत्तरारंभिक काल है उसका किया है 1344 से 1444 विक्रमी। ठीक है, ध्यान आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने नामकरण दिया था वीरगाथा काल, और जो इन्होंने सीमा निर्धारण की है आदिकाल की वो है 1050 से 1375 विक्रमी। देन आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी दो नाम दिए थे, संधि काल और चारण काल। और संधि काल की जो सीमा निर्धारण वो इन्होंने मानी है 750 से 1000 विक्रमी, और चारण काल की 1000 से 1375 विक्रमी। नेक्स्ट आता है बाबू श्याम सुंदर दास। तो बाबू श्याम सुंदर दास ने आदिकाल का जो समय सीमा है वो 1000 से 1400 तक मानी है। नेक्स्ट आता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने प्रारंभिक काल अर्थात आदिकाल की समय सीमा मानी है 1184 से 1350 तक। डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं आदिकाल की समय सीमा 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। नेक्स्ट आते हैं पंडित राहुल सांकृतायन जी। इन्होंने आदिकाल की समय सीमा का जो निर्धारण किया वह 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जो वो इन्होंने किया है 13वीं शताब्दी तक। ये थे अलग अलग विद्वानों द्वारा जो इनका सीमा निर्धारण किया गया है कि अलग अलग विद्वानों ने इनको कहाँ से शुरू माना है, कहाँ से ख़त्म माना है आदिकाल को, वो सारा था। अब हम इसके तर्क देखेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने जो इनका काल निर्धारण किया है, सीमा निर्धारण किया, उन्होंने इसके पीछे तर्क क्या दिए हैं, किन ग्रंथों को आधार बनाकर उन्होंने ये सब काल निर्धारण किए हैं। अब देखते हैं वो सारे तर्क। देखो, आदिकाल के नामकरण की समस्या की भांति ही उसकी सीमा निर्धारण की समस्या भी काफ़ी जटिल है। इस जटिलता के दो कारण हैं। पहला कारण है कि अपभ्रंश और प्राचीन हिंदी को एक करके देखने की प्रवृत्ति। ठीक है, क्या प्रवृत्ति है? जो अपभ्रंश काल था, जब अपभ्रंश भाषा का काल चल रहा था, और जो प्राचीन हिंदी थी जब वो शुरू होने वाली थी, उन दोनों को क्या देखते हैं इतिहासकार, एक करके देखने लगते हैं। एक तो ये प्रवृत्ति है इसकी जटिलता का कारण, और दूसरी है अपभ्रंश और प्राचीन हिंदी के बीच स्पष्ट रूप से समय के विभाजक रेखा का अभाव। ठीक है, इन जो अपभ्रंश और प्राचीन हिंदी है इनके बीच में क्या है कि क्या इनका समय था उसका अभाव है। तो इसीलिए ये क्या है, ये दो प्रमुख कारण हैं उसके नामकरण के और सीमा निर्धारण के। आगे देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल की सीमा निर्धारण करते हुए लिखते हैं, अपभ्रंश या प्रकृत आभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और बोझ के समय संवत 1050 के लगभग से तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। ठीक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने माना है कि जो इनका समय है मुंज और बोझ का समय। ठीक है, इसके बाद जो अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का प्रचार था वो किस में होने लगा था? शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में।
तो इसीलिए अर्थात कि वो उनसे हटकर थी, हिंदी के रूप में आने लगा था इनका प्रचार 1050 के बाद। तो इसीलिए उन्होंने जो समय सीमा है वो कितनी मानी है, अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ये इन्होंने अपना जो तर्क दिया है, ये इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, वो इसके पृष्ठ नंबर 3 पे है। ठीक है, ये उनका तर्क इस संबंध में। नेक्स्ट देखो, डॉक्टर श्याम सुंदर दास भी आचार्य शुक्ल के काल निर्धारण संबंधी मत से सहमत हैं, किंतु वे आदिकाल की सीमा संवत 1400 तक मानते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर है वो जो उन्होंने तर्क दिया है, मत दिया है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उससे सहमत है, लेकिन इन्होंने जो समय सीमा मानी है आदिकाल के डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, वो उन्होंने 14 ईस्वी तक मानी है, और ये अंतर अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट देखो, डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य के आरंभिक काल की सीमा संवत 750 से 1300 तक मानते हैं। उनके मत का आधार क्या है, शिव सिंह सरोज का मत है। ठीक है, शिव सिंह सरोज एक ये भी लेखक है, और इन्होंने एक शिव सिंह सरोज के नाम की एक वो लिखा हुआ है, इनका काव्य ग्रंथ है। ठीक है, उनके आधार पर इन्होंने जो तर्क सीमा निर्धारण में 750 से 13 तक की है। शिव सिंह सरोज ने जनश्रुति के आधार पर राजा भोज के पूर्वज राजा मान के सभासद पुष्य बाम कवि का उल्लेख किया है। कवि पुष्य द्वारा दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखने की बात भी कही गई है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कवि पुष्य की रचना का एक भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सके। निश्चित प्रमाणिकता के अभाव में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का आदिकालीन सीमा निर्धारण संबंधी मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अर्थात कि इन्होंने जो अपना मत प्रस्तुत किया है कि मैं शिव सिंह सरोज की जनश्रुति के आधार पर जो एक राजा था भोज, ठीक है, उसका जो पूर्वज था, राजा भोज का जो पूर्वज था राजा मान, उसके सभासद में एक कवि होता था पुष्य। ठीक है, और पुष्य ने एक कहते हैं अलंकार ग्रंथ लिखा था, ये बात करते हैं इनकी, तो उन्होंने ग्रंथ लिखा था, लेकिन वो उस ग्रंथ की एक भी वो कहते हैं कि उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते जिसके आधार पर हम इसको सही मान सके, इसीलिए हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते डॉक्टर रामकुमार वर्मा के मत को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है पंडित राहुल सांकरतायन आदिकाल की सीमा 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक मानते हैं। कौन, पंडित राहुल सांकरतायन। राहुल जी के सीमा निर्धारण का आधार ये है, इन्होंने आधार क्या दिया है कि उन्होंने प्राचीन हिंदी और अपभ्रंश को एक माना है। ठीक है, इन्होंने क्या मान लिया है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, इसकी जटिलता के 2 कारण थे, अपभ्रंश और प्राचीन हिंदी को एक मान लेना। ठीक है, तो इन्होंने वही किया है कि इन्होंने इन दोनों को एक मान लिया है। राहुल जी अपभ्रंश के आदि कवि सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। यह आपको छोटे क्वेश्चनों में भी आ सकता है कि राहुल सांकरतायन हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं, वो किसे मानते हैं, सरहप्पा को। सरहप्पा की जन्मतिथि संवत 760 मानी जाती है। अपने मत के पक्ष में वज्रयानी सिद्ध कवि सरहप्पा की निम्न पंक्तियां उद्धृत करते हैं। जय मन पवन न संचरी, रव शशि नह पवेश, तहे बटचित विसाम करूं, सरेहे कहियो उवेश। सरहप्पा की उपयुक्त रचना में वर्तमान देशी भाषा का स्वरूप स्पष्ट लक्षित होता है। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने सरहप्पा का समय संवत 690 माना है। ठीक है, जो राहुल सांकरतायन थे उन्होंने कितना माना था, उन्होंने माना था 760 सरहप्पा का, और जो ये आते हैं विनय तोष भट्टाचार्य, इन्होंने माना है 690 तक का। वो देखो, इससे ये सिद्ध होता है कि सम्राट हर्षवर्धन के समय में आधुनिक देशी भाषा का मूल रूप प्रचलित हो चुका था, और उसमें कुछ रचनाएं भी की जाने लगी थी, किसकी, आधुनिक जो देशी भाषा थी। अतः राहुल जी का मत है कि हमें हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 से ना मानकर 700 से ही मानना अधिक उचित होगा। ठीक है, जो राहुल सांकरतायन उन्होंने कब से माना है, 700 से माना है, अर्थात के 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच।
नेक्स्ट देखो, डॉक्टर ग्रियर्सन और डॉक्टर नगेंद्र सरीखे अनेक विद्वान राहुल जी के मत से पूर्णतः सहमत हैं, किंतु तब हमें सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि तथा हिंदी और अपभ्रंश को एक ही भाषा मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने तर्क क्या दिया है, राहुल सांकृत्यायन ने इन्होंने हिंदी और अपभ्रंश भाषा को एक माना है और सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि माना है। और जो डॉक्टर ग्रियर्सन है, डॉक्टर नगेंद्र है, वो भी राहुल जी के मत से सहमत हैं। तो वो बोलते हैं कि अगर हम उसके मत से सहमत हो जाएं तो हमें भी क्या है, फिर हिंदी और अपभ्रंश को एक भाषा मान लेना चाहिए। आज अनेक भाषा वैज्ञानिकों ने अपने नए शोधों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि अपभ्रंश भाषा आधुनिक आर्य भाषाओं से नितांत भिन्न एक अलग भाषा है, अर्थात कि ये अलग भाषा है, हम इसको एक नहीं मान सकते पुरानी हिंदी और अपभ्रंश को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की सीमा निर्धारण के संबंध में अपनी मौलिक सूझबूझ का परिचय दिया है। किन्होंने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हेमचंद्र रचना काल 1150 से 1230 ने अपभ्रंश और हिंदी के मध्य ग्राम्य अपभ्रंश भाषा का उल्लेख किया है। इस ग्राम्य अपभ्रंश से ही प्राचीन हिंदी का विकास हुआ होगा, ऐसा माना जा सकता है। इस विकास में यदि 100 वर्षों के पश्चात अर्थात 13वीं शताब्दी में मापना उपयुक्त होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निष्कर्ष रूप में लिखते हैं, वस्तुतः यही अर्थात ग्राम्य अपभ्रंश भाषा क्या है, आगे चलकर देशी भाषाओं के रूप में विकसित हुई। 13वीं शताब्दी से पूर्व हिंदी की एक भी रचना उपलब्ध नहीं होती। ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि 13वीं शताब्दी से पहले कि हिंदी भाषा में एक भी रचना उपलब्ध नहीं होती। उससे पहले कौन सी भाषा चल रही थी? अपभ्रंश भाषा चल रही थी। और जो ग्राम्य अपभ्रंश थी, ग्राम्य अर्थात जो ग्राम की अपभ्रंश थी, उससे धीरे धीरे किसका विकास हुआ? देशी भाषाओं का विकास हुआ, जिसमें प्राचीन हिंदी आने लगी। बाद में उसका रूप निखर कर वैदिक हिंदी बनी। ठीक है, सांस्कृतिक हिंदी बाद में वो हिंदी के रूप में परिनिष्ठित होती गई। 14वीं शताब्दी से के पहले की भाषा का एक रूप हिंदी भाषा का नहीं, अपभ्रंश का प्राधान्य सूचित करता है। द्विवेदी जी का मत ही हमें अधिक समीचीन प्रतीत होता है। नेक्स्ट देखो, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य रचना 13वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुई होगी। उस समय एक और संभाव्यता शिक्षित वर्ग साहित्य के लिए अपभ्रंश भाषा का प्रयोग करता रहा होगा, और दूसरी ओर जो आम जनता की अनुभूतियों को प्रभावित करने की चेष्टा करने वाले लोग जन भाषा अर्थात पुरानी हिंदी में साहित्य सृजन करते होंगे। ठीक है, इन्होंने दो चीज़ें मान ली कि एक तबका जो शिक्षित वर्ग था, पढ़ा लिखा जो लोग थे, ठीक है, उस टाइम के, वो किस भाषा का प्रयोग कर रहे थे? अपभ्रंश भाषा का साहित्य सृजन करने के लिए। और जो आम जनता की जो अनुभूतियाँ थी, भावनाएं थी, ठीक है, उसको प्रभावित करने के लिए और उनको प्रस्तुत करने के लिए दूसरे जो आम जनता थी, जो दूसरे साहित्यकार थे, वो किस भाषा का प्रयोग कर रहे थे? पुरानी हिंदी का। ठीक है, और उसमें क्या था? साहित्य सृजन कर रहे थे। नेक्स्ट देखो, जिस प्रकार हिंदी साहित्य के आदिकाल की आरंभिक सीमा विवादग्रस्त रही है, उसी प्रकार इस काल की अंतिम सीमा भी विवादग्रस्त अवश्य है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले इतिहासकार डॉक्टर ग्रियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी, अगर संवत लिखना है तो संवत आएगा 1457 तक मानी है। मिश्र बंधुओं ने इतर्थ 1398 ईस्वी, अगर संवत देखना है तो वो 1455 का वर्ष स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आदिकाल की अंतिम सीमा 1318 ईस्वी में और संवत है, अगर दोनों में से आप एक याद कर लो, या तो संवत वाली याद कर लो डेट्स, या फिर ईस्वी वाली। ठीक है, 1375 तक मानते हैं। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल रसाल अंतिम सीमा, ये एक अलग है। ठीक है, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल रसाल एक राइटर का नाम है, ये भी अंतिम सीमा को सन 1343 ईस्वी और संवत 1400 तक ले गए हैं। नेक्स्ट देखो, लास्ट है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा तथा अन्य अनेक इतिहासकार शुक्ल जी के मत से सहमत हैं। ठीक है, शुक्ल जी ने क्या समय दिया था? 1350 से 1375 तक, और बहुत सारे जो विद्वान हैं वो शुक्ल जी से ही सहमत हैं। डॉक्टर राम गोपाल वर्मा दिनेश लिखते हैं कि ये ठीक है कि शुक्ल जी ने विद्यापति को आदिकाल के अंतर्गत रखा है,
विद्यापति के रचना काल है 1375 ईस्वी से 1418 ईस्वी के मध्य माना जाता है। यदि विद्यापति के रचना काल को ध्यान में रखा जाए तो आदिकाल की सीमा सन 1418 ईस्वी या संवत 1475 तक निर्धारित की जा सकती है, किंतु इसमें भी संदेह नहीं है कि भक्ति काल में जिन प्रवृत्तियों का विकास हुआ उनकी भूमिका विद्यापति के पूर्व ही पूर्ण हो चुकी थी। ठीक है, आदिकाल के बाद एक काल आता है भक्ति काल। उन्होंने यहाँ पर उसकी ही बात की है कि भक्ति काल में जिन जो जो प्रवृत्तियाँ आ गई थी, जो विशेषताएं आ गई थी, उसका जो विकास था वो कब हुआ था? विद्यापति के पूर्व ही। ठीक है, विद्यापति के आने से पहले ही हो गया था। अतः विद्यापति को भक्ति काल में रखकर 14वीं शताब्दी के मध्य को अंतिम सीमा मानना ही समीचीन होगा। तो वो यहाँ पर क्या कहते हैं कि विद्यापति को हमें किस काल में मान लेना चाहिए? भक्ति काल में। तो इसीलिए जो 14वीं शताब्दी के मध्य की जो अंतिम सीमा है वो क्या है? उसके लिए समीचीन है। दूसरे शब्दों में शुक्ल जी द्वारा निर्धारित काल सीमा के बाद भी 2-3 दशकों तक आदिकालीन साहित्य सामग्री का प्रसार माना जा सकता है। ये था आपका प्रश्न, आदिकाल का सीमा निर्धारण या काल विभाजन। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।